एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एसएन एकेडमी के लाइव यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। वेलकम, अभिनंदन। आप सभी जल्दी से लाइव आ जाइएगा, फिर हम हमारी आज की इस क्लास की खूबसूरत यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फिरोज खान, शिवम राजपूत, राधेश्याम यादव जी, प्रिया लाखे, आप सभी का स्वागत है। जल्दी से लाइव आ जाइएगा, फिर हम हमारी आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। कमलेश कुमार जी, वेरी गुड इवनिंग। दुर्गा चौधरी जी, वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से लाइव आ जाइएगा। देखिएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशनल थॉट के साथ में। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। अपने आप पर भरोसा होना ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना कर रहा है, इट्स रियली डजंट मैटर। अपने आप पर काबिलियत रखिएगा, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। वासिद अली, सुनीता, मोहित यादव, आप सभी का स्वागत है। चलिएगा, आज की इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसा भी आप देख पा रहे हैं, एसएन एकेडमी का ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने के लिए मात्र 19,500 रुपए में आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं और 7,999 रुपए में घर बैठे ऑनलाइन लाइव क्लासेस का लुत्फ उठा सकते हैं। जिसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा 8368066088 पे आप करके इसके लिए और इंक्वायरी और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा जो क्लासेस का टाइम रहने वाला है वो 8:30 से 1:30 बजे तक आपकी क्लासेस रहने वाली है। लाइव डाउट सेशन भी होते हैं जिसके अंदर आपके डाउट्स क्लियर भी होंगे और क्लासेस चलती रहेगी। देखिएगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एम्स पटना की 200 वैकेंसी, इसके अलावा डीएमईआर की वैकेंसी, जीएमसीएच की वैकेंसी, आप सबकी ड्रीम सिटी में कहता हूं चंडीगढ़ वाली वैकेंसी आ चुकी है। उसके लिए कंप्लीट इन सब के लिए एक आपको एकमात्र प्लेटफॉर्म पर कोर्स मिलने वाला है। 3,999 रुपए में सारे एमसीक्यू सोल्व कराए जाएंगे। इट्स जस्ट लाइक ए क्रैश कोर्स, जहां पे बहुत कम समय के अंदर आपको जबरदस्त तैयारी कराई जाएगी। तो आज ही आप 8368066088 पर कांटेक्ट करके इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। जीएमसीएच, एम्स पटना और डीएमईआर की वैकेंसी के लिए। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। निखिल सम्राट, तनु त्यागी जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिएगा, इसके अलावा डेली लाइव क्लासेस रहती है, 1 ईयर वैलिडिटी रहेगी जिसमें आप कितनी भी बार वीडियो को देख सकते हो। चलिएगा, इसके अलावा देखिएगा, मॉर्निंग बैच स्टार्ट हो चुका है। न्यू मॉर्निंग बैच 22 नवंबर से स्टार्ट है, आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। जितेंद्र सर, प्रहलाद सर, बागाराम सर, शिवराज सर, मनीष नागर सर और भूपेंद्र सर, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के थ्रू आपको एकदम क्वालिटेटिव स्टडी कराई जाएगी। इसका आप हिस्सा बन सकते हैं। देखिएगा, इसके अलावा ये वो सितारे हैं जहां पे एसएन एकेडमी से कई सारे एग्जामिनेशन, एम्स पटना, सीजीएचएस एग्जामिनेशन, जोधपुर, पटना एग्जामिनेशन, बीएचयू, सब जगह से टॉपर यहां से निकलते हैं। तो इस तरह की कुछ झलकियां एसएन एकेडमी की सक्सेस की आप देख सकते हैं। चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं इस बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। देखिएगा, क्लास की शुरुआत करते हैं इस बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ चेस्ट पेन ऑफ एमआई? किसकी बात हो रही है सर? यहां पे बात हो रही है मायोकार्डियल इंफार्क्शन की। बात किसकी हो रही है मेरे दोस्तों? मायोकार्डियल इंफार्क्शन की। मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर चेस्ट पेन का नेचर पूछा गया है। किस तरह का चेस्ट पेन होता है, यह चीज याद रखिएगा। मायोकार्डियल इंफेक्शन के अंदर चेस्ट पेन का नेचर किस तरह का होता है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा, आप सभी ने सुना होगा कि दुर्गा चौधरी जी क्रेशिंग, मनोज। देखिएगा, पहला ऑप्शन है स्क्वीजिंग, ऑप्शन बी च्यूइंग, ऑप्शन सी क्रशिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये आपको जरूर याद रहने वाला है, बिकॉज जो क्रश से जो पेन होता है, हर किसी को अपने क्रश से पेन जरूर होता है। आपको भी डेफिनेटली हुआ होगा। क्रश को देख करके जो पेन होता है वही पेन कैसा देखने को मिलता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर। एमआई इज जस्ट लाइक योर क्रश।
वही वाला पेन एमआई के अंदर देखने को मिलेगा। जस्ट लाइक क्रशिंग पेन, अगर आप जैसे किसी पेपर को मोड़ेंगे, क्रश कर देंगे, वो वाला पेन एमआई के अंदर देखने को मिलता है। और याद रखिएगा एमआई के अंदर अगर मैं बात करूं फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर, आपको सबसे पहले कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे पहली प्रायोरिटी आपको क्या करनी है, O2 डिलीवर करना है, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना आपकी क्या होती है, डिलीवरी होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मोस्ट कॉमन कोज, इसके अलावा अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एमआई, तो मोस्ट कॉमन कॉज जो रहने वाला है वो है अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर मायोकार्डियल इंफेक्शन। इस बात को याद रखिएगा। तो जो आपका पेन का नेचर कहना कैसा रहने वाला है, क्रशिंग नेचर पेन, क्रशिंग नेचर पेन होता है, इस बात को याद रखिएगा। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिएगा अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ता हूं, अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ता हूं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला। इससे अलावा देखिएगा और क्या क्या आपको एमआई में देखने को मिलेगा, एंजाइटी देखने को मिलती है, घबराहट देखने को मिलती है मायोकार्डियल इंफेक्शन के अंदर। इसके अलावा क्रशिंग चेस्ट पेन, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है मायोकार्डियल इंफेक्शन के पेन का नेचर कैसा होता है, आपका आंसर होना चाहिए क्रशिंग चेस्ट पेन देखने को मिलता है। लेफ्ट आर्म पेन, लेफ्ट आर्म, यू ऑल नो दैट हार्ट इज लोकेटेड इन आवर लेफ्ट साइड, लेफ्ट आर्म के अंदर पेन देखने को मिलेगा जो कि रेडिएंट होगा। ये किसका नेचर है, ये मायोकार्डियल इंफेक्शन का नेचर है, इस बात को याद रख लीजिएगा। जगदीश, थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। आर्म बेक जो पेन, आर्म बेक और जो पेन देखने को मिलेगा मायोकार्डियल इंफेक्शन के अंदर, इस बात को भी याद रखिएगा। डायफोरेसिस, अत्यधिक स्वेटिंग होगी, डायफोरेसिस देखने को मिलेगा और नोजिया देखने को मिल सकता है। ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखने को मिलते हैं मायोकार्डियल इंफेक्शन के अंदर, इस बात को याद रखिएगा। अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ता हूं मेरे दोस्तों, अगले एमसीक्यू की तरफ बैठता हूं। क्वेश्चन आपसे ही पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल मोड ऑफ हीट एक्सचेंज इन एन इन्फेंट इंक्यूबेटर। क्वेश्चन आपसे ही पूछ रहा है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा प्रिंसिपल ऑप्शन है हीट एक्सचेंज का, किसमें, इन्फेंट इंक्यूबेटर में। तो देखिएगा इन्फेंट इंक्यूबेटर के अंदर अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं रेडिएशन की अगर मैं बात कर रहा हूं, जब हीट ट्रांसफर किसके थ्रू हो रहा है, हीट लॉस किसके थ्रू होता है, रेडिएशन के थ्रू होता है। और याद रखना मेरे दोस्तों, रेडिएशन के थ्रू जो हीट लॉस होता है वो मोस्ट कॉमन, मतलब सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, और वो कितना होता है, 60% होता है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है, मैक्सिमम हीट लॉस बाय विच मेथड, योर आंसर शुड बी रेडिएशन। रेडिएशन से सबसे ज्यादा हीट लॉस होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं इवेपोरेशन, वेपर के थ्रू हम गीले होते हैं, भाप बन करके कुछ चीज उड़ती है, वो जो हीट लॉस होता है वो किसके थ्रू होता है, इवेपोरेशन के थ्रू। वेपोरेशन के थ्रू जो हीट लॉस होता है, वेपर के थ्रू जो हीट लॉस होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, इवेपोरेशन के थ्रू। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं कंडक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड के बारे में आपने डेफिनेटली जरूर सुना होगा, केएमसी, कंगारू मदर के टच के थ्रू हीट ट्रांसफर करना, टच के थ्रू हीट ट्रांसफर करना केएमसी के अंदर देखने को मिलता है। और टच की वजह से जो हीट ट्रांसफर होता है उसमें कई सारे जोक्स भी बनते हैं, और अभी तो फिलहाल सर्दियां चल रही है, कंडक्शन हीट मेथड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। कंडक्शन हीट मेथड के बारे में, हीट लॉस और हीट ट्रांसफर मेथड के बारे में सबसे ज्यादा डिस्कशन होने वाला है, कंडक्शन हीट लॉस मेथड के बारे में। और कन्वेक्शन जो होता है वो सबसे कम, कन्वेक्शन हीट लॉस मेथड के अंदर सबसे कम हीट लॉस होता है, जो कि आपका 3% होता है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, लीस्ट हीट ट्रांसफर मेथड। निखिल सम्राट जी समझ गए क्या, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरा ऐसा कुछ मतलब नहीं था जिसकी वजह से आपको हंसी आ रही है। खुशबू, निर्मल कुमार जी, जी सर। अल्बर्ट, अगर मैं बात कर रहा हूं इस हीट ट्रांसफर मेथड के बारे में, तो कन्वेक्शन मेथड से सिर्फ 3% हीट ट्रांसफर होता है, 3% हीट लॉस होता है। मैं हीट लॉस की बात कर रहा हूं, इस बात को याद रखिएगा मेरे दोस्तों। तो क्वेश्चन जो आपसे पूछना चाह रहा है वो इन्फेंट इंक्यूबेटर का है, और इन्फेंट इंक्यूबेटर के अंदर जो हीट लॉस होता है वो कन्वेक्शन मेथड के थ्रू होता है, वो कन्वेक्शन मेथड के थ्रू होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सब लोग बहुत मैच्योर हो, बहुत समझ में आ रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, सुपर्ब।
बहुत बढ़िया। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला एमसीक्यू। देखिएगा ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला एमसीक्यू। ओस्टियोक्लास्ट आर नोन एज, ओस्टियोक्लास्ट आर नोन एज, हमेशा याद रखिएगा किसी भी एग्जाम को देने जाइए तब, किसी भी एग्जाम को देने जाइए तब सबसे पहला फॉर्मूला ये होना चाहिए, एग्जाम के जितने भी इजी एमसीक्यू होते हैं जो आपको दिखने में इजी लगते हैं वो कभी गलत नहीं करना। इस तरह के एमसीक्यू ओस्टियोक्लास्ट आर नोन एज, इस तरह के एमसीक्यूज आप डेफिनेटली सही करके आने होते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं अगर आपने यही गलत कर दिए तो आप सिलेक्शन की रेस से काफी दूर चले जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होते हैं इस तरह का। ओस्टियोक्लास्ट, अगर यहाँ पे ओस्टियोक्लास्ट की जगह ओस्टियोब्लास्ट लिखा हुआ होता है, ओस्टियोब्लास्ट लिखा होता है, एग्जाम के अंदर जितने भी साइकेट्रिक इलनेस होती है हमें ही होती है, इल्यूजन भी हमें होता है, हेल्यूसिनेशन भी हमें होता है, इल्यूजन भी हमें होता है, हेल्यूसिनेशन भी हमें होता है, और उसकी वजह से जो चीज नहीं होती है वो भी हमें दिखने को लगती है। ये गलतियां हमें एग्जाम में नहीं करनी है, इस बात को याद रखना। क्वेश्चन पूछ रहा है ओस्टियोक्लास्ट सेट कौन सी होती है, आपका आंसर होना चाहिए ओस्टियोक्लास्ट सेल्स आर बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स। ओस्टियोक्लास्ट सेल्स वो होती है जो बोन को डिस्ट्रॉय करती है। बोन रिपेयरिंग सेल की अगर मैं बात कर रहा हूं, बोन रिपेयरिंग सेल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप सभी जानते हैं मेरे दोस्तों, ओस्टियोसाइट्स जो होती है वो बोन रिपेयरिंग सेल होती है, बोन्स रिपेयरिंग सेल होती है। और नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं बोन फॉर्मिंग सेल के बारे में, तो बोन फॉर्मिंग सेल्स जो होती है वो कौन सी होती है, वो आपकी ओस्टियोब्लास्ट होती है। वो सेल्स कौन सी होती है मेरे दोस्तों, ओस्टियोब्लास्ट होती है। इस बात को याद रखिएगा। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर आपने इजी क्वेश्चंस जो आपको आते हैं वो कर लिए तो आप 1/3 पेपर का कवर कर चुके होते हो और बाकी वाला काम आपका आसान हो जाता है। ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए मेरे दोस्तों। अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ता हूं। हिंज जॉइंट्स आर, हिंज जॉइंट्स क्या है, यही इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। हिंज जॉइंट्स आर, देखिएगा ऑप्शंस दे रखे हैं। क्या हिंज जॉइंट्स आर साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, क्या इनमें साइनोवियल फ्लूइड की प्रेजेंस होती है, हिंज जॉइंट्स के अंदर साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। परमिट मूवमेंट इन वन डायरेक्शन, क्या ये वन डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट को परमिट करते हैं, सिर्फ वन डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट को परमिट करते हैं, या फिर आर फाउंड इन नी, ये नी में भी पाए जाते हैं, क्या ये एल्बो में भी पाए जाते हैं। ये कौन से जॉइंट्स की बात हो रही है मेरे दोस्त, ये कौन से जॉइंट्स की बात हो रही है मेरे दोस्त। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, सुपर, फैंटाबुलस रेस्पॉन्स, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। ये सारे के सारे नेचर किसके हैं, वो हिंज जॉइंट्स के हैं। मैंने आपको हिंट दे दिया था, एल्बो जॉइंट्स, आपके नी जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट्स, ये कौन से हिंज जॉइंट्स होते हैं, इनमें साइनोवियल जॉइंट्स मतलब साइनोवियल फ्लूइड्स की प्रेजेंस होती है। इसके अलावा परमिट मूवमेंट इन वन डायरेक्शन, ये सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर ही मूवमेंट को परमिट करते हैं, या फिर ये नी में भी पाए जाते हैं, एल्बो जॉइंट्स में पाए जाते हैं। सो दैट्स व्हाई ऑप्शंस आर ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शंस आर ऑल ऑफ द अबव। चलिएगा अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। वेरी नाइस, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, छोटा सा एमसीक्यू है, लेकिन नोटसेट 2021 में इसी का छोटा भाई पूछा गया था, इसी का छोटा भाई एग्जाम में पूछा गया था और मैक्सिमम लोग उसको गलत करके आए थे। बहुत इजी सा एमसीक्यू था। क्वेश्चन यहाँ पे कॉलर बोन पूछा गया है, नोटसेट एग्जामिनेशन में पूछा गया था ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन किसके नाम से जानी जाती है, ब्रेस्ट बोन किसको कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछा गया एमसीक्यू था। यहाँ पे क्लेविकल, और अगर मैं बात कर रहा हूं अरे ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन, लड़कों की नजरें सीधी जिस तरफ जाती है ब्यूटी की तरफ जाती है, ब्यूटी सबको पसंद होती है, ब्यूटी की तरफ जाती है, और जो ब्यूटी जहां से दिखती है एक अलग ही अपीयरेंस आती है क्लेविकल बोन की। लड़कों में ब्यूटी जैसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ लड़कियों में ही देखने को मिलती है, तो इसीलिए क्लेविकल बोन को ब्यूटी बोन भी माना जाता है। ये ब्यूटी को शो करता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो हमेशा याद रखना ब्यूटी बोन कौन सी बोन के नाम से जानी जाती है, तो ये भी आपके
क्लेविकल बोन के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होने वाली बोन, पीडियाट्रिक्स में मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग डिलीवरी फ्रैक्चर होने वाली बोन कौन सी होती है? ये भी आपकी क्लेविकल बोन होती है, इस बात को भी याद रखिएगा। अरे मेरे दोस्तों, ये भी कौन सी होती है? क्लेविकल बोन होती है। और जो ब्रेस्ट बोन एग्जाम में पूछा गया था, इसका आंसर क्या होता है? इसका स्टर्नम होता है, इसका स्टर्नम होता है। और जो लड़के सबसे ज्यादा सुनते हैं, कुछ डोज भी मिलती है, वो डोज भी इसी क्लेविकल बोन की वजह से मिलती है, इसी क्लेविकल बोन की वजह से मिलती है। नो नो नो, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लड़के बिल्कुल बेकार नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट, अगर मैं बात कर रहा हूं जिस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, कॉलर बोन, यू ऑल नो क्लेविकल बोन इज योर कॉलर बोन। Clavicle bone is your collarbone. Your options are right. Clavicle bone is your collarbone. पटेला आप सभी जानते हैं, नी जॉइंट के ऊपर पाए जाने वाला बोन पटेला। स्केपुला, विंग्स डिफॉर्मिटी जब हम पढ़ते हैं, विंग्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हम किसका जिक्र करते हैं? स्केपुला बोन के बारे में आप सभी अच्छे से जानते हो। चलिएगा नेक्स्ट, अगर मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल सही, क्लेविकल बोन मोस्ट करेक्शन इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न के अंदर सबसे ज्यादा फ्रैक्चर भी कौन सी बोन देखने को मिलती है? क्लेविकल बोन देखने को मिलती है। ये छोटी छोटी चीजें जो होती है वो एग्जाम में बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है। ये छोटी छोटी चीजें एग्जाम में बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है। अगला एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला एमसीक्यू। साइड टू साइड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज कॉल्ड। साइड टू साइड स्पाइन का कर्वेचर क्या कहलाता है? स्कोलियोसिस, काइफोसिस, डिस्प्लेजिया या फिर एपिफाइसिस या फिर एपिसाइसिस। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं पूछी गई है, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है? हमारा जो बेसिक होता है वही नहीं होता है। हम पढ़ते क्या है? हम वही पढ़ते हैं जो पूरी दुनिया पढ़ती है। हम सिर्फ रटने में यकीन रखते हैं, किसी भी चीज को कोरिलेट करके नहीं पढ़ते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिस दिन हम चीजों को कोरिलेट करना सीख लेंगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत अपना सिलेक्शन नहीं रोक सकती। इस बात को याद रखिएगा। जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है साइड टू साइड कर्वेचर। साइड टू साइड कर्वेचर, और जो साइड टू साइड कर्वेचर होता है वो किस में देखने को मिलता है? वेरी नाइस, साइड टू साइड कर्वेचर होता है वो स्कोलियोसिस में देखने को मिलता है। काइफोसिस में अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसमें बैकवर्ड कर्वेचर देखने को मिलता है। अरे पीछे की तरफ कुबड़ निकली हुई होती है। बैकवर्ड कर्वेचर, पीछे की तरफ कुबड़ निकली हुई होना, बैकवर्ड कर्वेचर किस में देखने को मिलता है? सर काइफोसिस में देखने को मिलता है। डिस्प्लेजिया किसको कहते हैं? तो डिस्प्लेजिया जो कहा जाता है वो अबनॉर्मल टिश्यू और सेल टाइप को, अबनॉर्मल टिश्यू और सेल टाइप को किस नाम से जाना जाता है? सर डिस्प्लेसिया के नाम से जाना जाता है। ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी जिस दिन हम सीख गए और इन टर्मिनोलॉजी का किसी भी डिजीज के साथ में लिंक करना सीख गए, उस दिन हमारे एमसीक्यू सही होने लगते हैं। और यही इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होते, बहुत ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होते, बहुत किताबें पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होते। आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और कोरिलेटिव स्टडी जिस दिन आप करने लग जाएंगे, उस दिन आप सिलेक्शन के दरवाजे पर दस्तक देने लगेंगे। अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ता हूं मेरे दोस्तों। साइलेंट किलर इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में साइलेंट किलर कौन सी डिजीज के नाम से जाना जाता है? या फिर अगर मैं बात कर रहा हूं साइलेंट किलर डिजीज इन अडल्ट, तो आप सभी जानते हैं। अगर मैं बात करूं साइलेंट किलर डिजीज इन अडल्ट, तो आपका आंसर क्या होने वाला है मेरे दोस्तों? फिर आपका आंसर होने वाला है सर हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो होता है वो साइलेंट किलर डिजीज माना जाता है किसमें? अडल्ट में। ऐसे कई तरह के साइलेंट किलर चीजें होती है जो इंसान को अंदर ही अंदर खाती जाती है, खोखला करती जाती है, लेकिन इंसान उससे अपरिचित होता है, उससे नॉन नहीं होता है। तो ऐसे फैक्टर्स जो आपको परेशान करते हो, जो आपको डिमोरलाइज करते हो, जो आपको अपने रास्ते से भटकाते हो, उनसे दूर रहना, क्योंकि वो भी किसी साइलेंट किलर से कम नहीं है। वो भी किसी साइलेंट किलर से कम नहीं है, वो भी किसी स्लो पॉइजन से कम नहीं है, वो भी किसी स्लो पॉइजन से कम नहीं है। उन स्लो पॉइजन से भी दूर रहिएगा। अब पूछा गया है साइलेंट किलर ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न के अंदर साइलेंट किलर डिजीज किसको कहा जाता है? आपका आंसर होना चाहिए वेरी नाइस, हाइपोथर्मिया को।
हाइपोथर्मिया को न्यूबॉर्न के अंदर साइलेंट किलर डिजीज कहा जाता है और एक नर्स की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि न्यूबॉर्न जैसे ही डिलीवर होता है उसको हाइपोथर्मिया से बचाया जाए, वार्मर ऑन रखा जाए, उसको उसके हेड को कैप से कवर किया जाए। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एक नर्स को ध्यान रखनी होती है। हीट लॉस जो हो रहा है उस हीट लॉस को बचाया जाए, बिकॉज हमें किससे प्रिवेंट करना है, बेबी को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना है। ये चीजें याद रखिएगा, यही चीजें एग्जाम के अंदर याद रखना। अरे समझ में आ रहा है या नहीं मेरे दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर समझ में आ रहा है, क्लास का कंटेंट अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप सभी इस क्लास के लिंक को अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोग हमारे साथ जुड़ सकें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लिकेशन सीन इन ए न्यूबॉर्न ऑफ ए डायबिटिक मदर एक्सेप्ट। सारे के सारे कॉम्प्लिकेशंस एक डायबिटिक मदर के अंदर देखने को मिलेगा, एक के अलावा, एक के अलावा सारे के सारे एक डायबिटिक मदर के अंदर दिखने को मिलेगा, एक के अलावा हाइपरबिलिरुबिनेमिया। बिकॉज आरबीसी जब ज्यादा देखने को मिलेगी, आरबीसी जब ज्यादा है तो टूटेगी ज्यादा, और जब टूटेगी ज्यादा, आरबीसी ज्यादा टूटेगी तो बिलिरुबिन ज्यादा बनेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज टोटली करेक्ट, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट that hyperbilirubinemia is seen in a baby of diabetic mother, a baby of diabetic mother. Next is your hyperglycemia. Hyperglycemia, very complicated. It's really very typical MCQ that hyperglycemia कौन से मदर में, डायबिटिक मदर में। नो नो नो, इट्स नॉट हाइपरग्लाइसीमिया। आपको डायबिटिक मदर के अंदर जो देखने को मिलने वाला है वो हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलने वाला है। सर व्हाई? बिकॉज एक डायबिटिक मदर के अंदर जब बच्चा फीटस में था, इंसुलिन अच्छी खासी मात्रा में मिल रहा था, और उस इंसुलिन की वजह से उसका जो ग्लूकोज होगा वो क्या हो जाएगा, जैसे ही बेबी बाहर आया उस समय वहां पे उसको ग्लूकोज भी मिल रहा था, लेकिन जैसे ही डिलीवर हुआ वहां पे उसको ग्लूकोज नहीं मिलेगा, इंसुलिन तो रहेगा। सो यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया होने की रिस्क जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होती है। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, इसलिए कह रहा हूं डायबिटिक मदर के बच्चे के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया नहीं, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। और वो रियली इट इज ऑल्सो ए वेरी 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 ट्रूथ दैट हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपोमैग्नीशियमिया भी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा याद रखना हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोमैग्नीशियमिया दोनों ही कंडीशन एक डायबिटिक मदर के बेबी में देखने को मिलने वाली है, चलिएगा थोड़ा सा कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं मेरे दोस्तों। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला एमसीक्यू। मैंने पहले ही स्लाइड में बोल दिया था, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मायोकार्डियल इंफाक्शन का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? वेरी नाइस, जल्दी से बताइएगा। एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। ऑप्शंस को अच्छे से देखिएगा, क्या एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज हो सकता है? मैंने ऑप्शंस में आपको बताए थे। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी की वजह से मायोकार्डियल इंफाक्शन देखने को मिल सकता है। हाइपरटेंशन क्या मोस्ट कॉमन कॉज हो सकता है मायोकार्डियल इंफाक्शन के लिए, या फिर हार्ट फेलियर? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा मेरे दोस्तों। मायोकार्डियल इंफाक्शन का मोस्ट कॉमन कॉज के बारे में बात हो रही है। वेरी नाइस, बिल्कुल सही, दिल गदगद हो गया। इट मींस यू डोंट गेट कंफ्यूज, और एवरीथिंग इज क्लियर इन योर माइंड, एंड इट्स रियली वेरी नाइस। एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस इज योर राइट आंसर। ए इज ऑप्शन योर राइट आंसर। और अगर मैं बात कर रहा हूं अगले एमसीक्यू की तरफ, देखिएगा जल्दी से अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इन एमआई अटैक। एमआई के पेशेंट में मोस्ट कॉमन अर्ली रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? देखिएगा, जमाना बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, लोगों की सोचने की क्षमता बदल रही है, क्योंकि दौर किसका है? बदलाव का है।
दिल टूट रहे हैं, मरीज किसके आ रहे हैं? दिल टूटने वाले मरीज, दिल की बीमारियों वाले मरीज ज्यादा आ रहे हैं। इसी बात को हमेशा याद रखिएगा, दिल टूटने वाले मरीज थोड़े ज्यादा ही आने लगे हैं, इसीलिए एग्जामिनर के क्वेश्चंस पूछने का क्राइटेरिया भी थोड़ा बदला है। हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन हमेशा ट्रोमा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ट्रोमा, रेस्पिरेटरी इमरजेंसी और कार्डियक इमरजेंसी, हर एक एमसीक्यू के अंदर, हर एक एमसीक्यू के अंदर, हर एक एग्जाम के अंदर एग्जामिनर सीधा फोकस करता है कार्डियक इमरजेंसी पे, ट्रोमा पे, ओटी पे, आईसीयू पे और रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज पे। रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज पे लाइक न्यूमोथोरैक्स, टेंशन न्यूमोथोरैक्स, जिस तरह की कई सारी कंडीशंस होती है, वहां से आपको डेफिनेटली एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। इसलिए हमेशा इन पर बहुत फोकस कीजिएगा और छोटे छोटे से अच्छे एमसीक्यू बनते हैं, कोई बहुत बड़े एमसीक्यू नहीं बनते। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है? हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे बेसिक बहुत कमजोर होता है, हमारे क्लिनिकल कॉन्सेप्ट बहुत कमजोर होते हैं, हमारा जो नॉलेज होता है हम उसको सिग्निफाइड नहीं कर पाते हैं, हम उसको संजो नहीं पाते हैं। हमें ऐसा लगता है हम यूफोरिया की कंडीशन में रहते हैं और उसी वजह से हम छोटे छोटे एमसीक्यू गलत करके आते हैं। याद रखना, ट्रॉमा, ओटी, आईसीयू, कार्डियक इमरजेंसी के बिना नर्सिंग अधूरी है। क्रिटिकल केयर नर्सिंग इज द finest branch of nursing. Critical care nursing is the finest branch of nursing. Most common early nursing responsibility of MI attacks, as you all know, O2 administration is your primary nursing responsibility. O2 administration is primary nursing responsibility. Psychiatric, देखिएगा, रही बात साइकेट्रिक की, तो मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। तो साइकेट्रिक में से क्वेश्चंस बन रहे हैं, रुझान ज्यादा है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा पड़ा है। आजकल जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हम जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं और उनका मतलब भी अच्छे से पता है, उनको डायग्नोस भी करते हैं और खुद उसकी थेरेपी भी लेते हैं। सो दैट्स व्हाई काफी ज्यादा साइकेट्रिक को भी स्कोप बढ़ रहा है धीरे धीरे। साइकेट्रिक में से काफी सारे एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। फिलहाल हम अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। Which following is first functioning organ in fetus? इनमें से कौन सा फर्स्ट फंक्शनिंग ऑर्गन है फीटस में? फर्स्ट फंक्शनिंग ऑर्गन है फीटस में हार्ट, लंग, किडनी या फिर लीवर? क्वेश्चन की लैंग्वेज जब मैंने पहले क्लास ली थी तब भी मैंने बताया था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है। क्वेश्चन सिर्फ यही है, मैंने पूछा था हार्ट, वेरी नाइस, फर्स्ट फंक्शनिंग ऑर्गन। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। मैक्सिमम लोग सही बता रहे हैं, मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही कर रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैंने कहा था 3 वीक्स पे या फिर 21 डेज पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। उसमें इस बच्चे ने सोचा नहीं होता है कि इस पूरी दुनिया में इस दिल का इतना जिक्र होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम में होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थी कि किसी भी बच्चे का जो हार्ट होता है वो खुद की कैपेसिटी कब डेवलप करता है? जब वो अपना ब्लड सप्लाई करने की कैपेबिलिटी उसके अंदर आ जाती है। आपका आंसर था 3 वीक्स 21 डेज। सो दैट्स व्हाई हार्ट इज द प्राइमरी फंक्शनिंग ऑर्गन ऑफ ए फीटस। हार्ट इज द प्राइमरी फंक्शनिंग ऑर्गन ऑफ ए फीटस। वाह, दिल गदगद हो गया, क्या बात है। हार्ट के इमोजीज भी आ रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बड़े दिल फेक आदमी हो यार आप सब, सच में बड़े दिल फेक आदमी हो यार आप सब। इसीलिए दिल के एमसीक्यूज हमेशा सही करते हो, दिल के एमसीक्यूज हमेशा सही करते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला एमसीक्यू। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा मेरे दोस्तों। विच इज ए नॉट कंपनसेटरी मैकेनिज्म ड्यूरिंग हार्ट फेलियर? इनमें से कौन सा मैकेनिज्म नहीं है हार्ट फेलियर के लिए? वेंट्रिकुलर डायलेशन, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, नेजल फ्लेयरिंग टू रिड्यूस डिस्निया या फिर इंक्रीजिंग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम? इंक्रीज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दिल दिल दिल, क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। देखिएगा, क्वेश्चन की नजाकत को समझिएगा, क्वेश्चन की नजाकत को समझिएगा, हल्के में नहीं लेने का। ऐसे क्वेश्चन बड़े खतरनाक होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बड़े खतरनाक होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हल्के में नहीं लेना होता है मेरे दोस्तों। पूछा जा रहा है किन में से विच इज नॉट ए कंपनसेटरी मैकेनिज्म ऑफ ड्यूरिंग हार्ट फेलियर? हार्ट फेलियर के लिए कौन सा कंपनसेटरी मैकेनिज्म नहीं है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। देखिएगा, अगर मैं बात कर रहा हूं ऑप्शन के बारे में, इंक्रीजिंग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथी
सिंपैथी का मतलब ये हुआ कि हम सारी एक्टिविटीज को बढ़ा रहे हैं, बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम हो रहा है, हार्ट को बढ़ाने का काम हो रहा है। और आप सभी जानते हैं हार्ट एंड सिंपैथेटिक सिस्टम सारी एक्टिविटीज को बढ़ाता है सिवाय जीआई सिस्टम के, सिवाय जीआई सिस्टम के। और जीआई सिस्टम पे डोमिनेट कौन करता है? इट्स योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इट्स योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब कभी भी वेगस स्टिमुलेशन होता है, आप सभी जानते हैं आपके सलाइवा सिक्रेशन, जीआई सिक्रेशंस बढ़ जाते हैं। और जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है तो आपके एसिडिक सिक्रेशंस कम हो जाते हैं, एसिडिक सिक्रेशंस कम हो जाते हैं। तो याद रखिएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली होगा। वेंट्रिकुलर डायलेशन भी देखने को मिलेगा, वेंट्रिकुलर डायलेशन और वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। Always kept in your mind that ventricular dilation and ventricular hypertrophy will be seen in cardiac failure. लेकिन क्या नहीं देखने को मिलेगा? ऑप्शन सी इज योर राइट, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेजल फ्लेयरिंग टू रिड्यूस डिस्निया, नेजल फ्लेयरिंग नहीं देखने को मिलेगी डिस्निया को कम करने के लिए। किसमें सर? कंपेंसेटरी मैकेनिज्म में, हार्ट फेलियर के कंपेंसेटरी मैकेनिज्म के, हार्ट फेलियर के कंपेंसेटरी मैकेनिज्म के। चलिएगा अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। सी इज योर राइट आंसर, सी इज योर राइट आंसर। अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स ड्यूरिंग केयर ऑफ ए पेशेंट विद कार्डियक अरेस्ट। नर्स एक कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट की केयर कर रही है, उस समय उस नर्स की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होने वाली है? उस समय उस नर्स की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होने वाली है? बिल्कुल सही रेणुका मौर्य जी, आरडीएस के अंदर नेजल फ्लेयरिंग, ग्रंटिंग, ये सारे के सारे आरडीएस में देखने को मिलते हैं। ग्रंटिंग, नेजल फ्लेयरिंग, साइनोसिस, ये सारे के सारे सिम्टम्स किस में देखने को मिलेंगे? सर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलता है। और आरडीएस का अगर आपसे अर्ली सिम्टम्स पूछा जाए, याद रखिएगा नोट से 2021 का एमसीक्यू जिसमें डी ऑप्शन में था कि आपको एक बच्चे को सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन में सीरियस अटेंशन देने वाली कहानी कौन सी है? वो कहानी है कि उस बच्चे का रेस्पिरेशन रेट 66 है। वो किसको इंडिकेट कर रहा है? वो न्यूमोनिया को इंडिकेट कर सकता है, वो आरडीएस को इंडिकेट कर सकता है। दैट मींस सबसे पहले जो पैरामीटर्स बढ़ता है वो कौन सा होता है? सर टेकिपनिया, टेकिपनिया हमेशा देखने को मिलेगा, टेकिपनिया एंड टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा। और बिल्कुल सही इनिशिएट कार्डियक मॉनिटरिंग। क्या एक कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट में मॉनिटरिंग इनिशिएट करना एक प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है? होनी तो चाहिए, लेकिन फिलहाल यहां पे एमसीक्यू ये नहीं कहता। प्रोवाइड इंट्रावेनस एक्सेस, जब कार्डियक हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम ध्वस्त होने जा रहा है, कार्डियक अरेस्ट देखने को मिल रहा है, क्या वहां पर आप इंट्रावेनस एक्सेस के लिए जाएंगे या फिर उस भी बॉडी के अंदर एयरवे की क्लियरेंस के लिए, एस्टैब्लिशिंग ओपन एयरवे के ब्लॉकेज को रोकने के लिए, ऑक्सीजन की सप्लाई को बाधित नहीं होने देने के लिए, ऑक्सीजन की सप्लाई आपूर्ति करने के लिए सबसे पहले किसी भी कंडीशन के अंदर आपको क्या करना होता है? एयरवे ओपन करना होता है। एयरवे ओपन करना होता है सबसे पहले किसी भी कंडीशन के अंदर, हमेशा आपकी प्राइमरी मैनेजमेंट होना चाहिए, प्राइमरी। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं ऑब्टेन पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग, सबसे पहले आपको ये करना है, उसके बाद में आप जो चाहे करना, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है? पेशेंट का एयरवे मेंटेन करना है। ये कई सारी कंडीशन के अंदर एक दो एक्सेप्शन होते हैं, जस्ट लाइक सीजर्स के अंदर कहीं ऑप्शन दे रखा हो और आपको कहते हैं कि हमको पेशेंट को गिरने से बचाना है, प्रिवेंशन फ्रॉम फॉल, तो वहां पे वो कुछ ऑप्शंस जाते हैं। बाकी मैक्सिमम 95% केसेस के अंदर आपका आंसर क्या जाने वाला है? एस्टैब्लिश एन ओपन एयरवे, एस्टैब्लिश एन ओपन एयरवे। चलिएगा कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, जल्दी से इस क्वेश्चन को आंसर कीजिएगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर टीबी, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होने वाली डिजीज के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के फाइंड आउट करने के लिए, श्योरिटी लेने के लिए इन्वेस्टिगेशन अगर हमको करना हो तो इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस किसको मानेंगे? ऑप्शन ए चेस्ट एक्सरे। क्या चेस्ट एक्सरे? देखिएगा आपने किसी टीबी वाले पेशेंट को एक्सरे सजेस्ट किया, जब आपने एक्सरे सजेस्ट किया उसके अंदर धुंधला एक्सरे देखने को मिला, आपको हेजी एक्सरे देखने को मिला,
आपको हेजी एक्सरे देखने को मिला, क्या उस हेजी एक्सरे को देख करके आप डायरेक्ट ये बोल सकते हो क्या कि इस पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है? सर नहीं बोल सकते। एक्सरे कई सारे डिजीजेस के अंदर आपको हेजी देखने को मिल सकता है, अल्ट्रेशन देखने को मिलता है, आप श्योरिटी नहीं दे सकते, सो एक्सरे तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर आप किसी भी पेशेंट का स्पुटम का सैंपल लेते हैं, उसका कल्चर कराते हैं, उसमें आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई दिखता है, स्टेनिंग करते हैं आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई दिखता है, क्या उसके बावजूद आप नकार सकते हैं क्या कि उसको टीबी का इंफेक्शन नहीं है? अगर आपको स्पुटम कल्चर के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बेसिलाई बैक्टीरिया देखने को मिल रहे हैं, दैट मींस योर आंसर शुड बी स्पुटम कल्चर, योर आंसर शुड बी स्पुटम कल्चर। स्पुटम कल्चर इज योर राइट आंसर। ऑलवेज याद रखिएगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर ट्यूबरकुलोसिस इज योर स्पुटम कल्चर। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं, आप सभी जानते हैं टीबी के लिए टेस्ट किया जाता है माउंटेन टेस्ट। इसकी अभी फिलहाल एग्जाम के गलियारों में काफी चर्चा है। चर्चा इसीलिए है क्योंकि जो माउंटेन टेस्ट किया जाता है उसके दो पैरामीटर्स होते हैं। अगर इसमें 10 mm से ज्यादा आपको रिएक्टिविटी देखने को मिल रही है तो आप क्या मानते हैं? टीबी पॉजिटिव मानते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था एचआईवी के पेशेंट में, एड्स के पेशेंट में माउंटेन टेस्ट कर रहे हैं, आपको रिएक्टिविटी जो शो हो रही है, जो सर्किल शो हो रहा है वो कितने एमएम से ज्यादा होगा तो आप उसको पॉजिटिव मानेंगे। बिकॉज यू ऑल नो इन एचआईवी पेशेंट you all know that immunocompromised condition, and due to the immunocompromisation your circle will be indicate positive if more than 5 mm। तो एचआईवी के पेशेंट में आपको सिर्फ अगर 5 mm से ज्यादा की रिएक्टिविटी भी शो भी होती है तो हम ससेप्टेबल मानते हैं किसके? टीबी के लिए। और बाद में फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। वेरी नाइस अल्बर्ट रोशनी वर्मा, रोशनी गुप्ता, वेरी नाइस। फिर बाद में उसको फाइंड आउट कराने के लिए फर्दर कंफर्मेशन टेस्ट करा लेते हैं। चलिएगा अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला एमसीक्यू। ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन इज ए टाइप ऑफ किस तरह का ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन टाइप है? ड्राई हीट मेथड है, मोइस्ट हीट मेथड है, बोथ है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल जल्दी से आंसर कीजिएगा। देखिए अगर मैं बात करूं ऑटोक्लेव के अंदर, आप सभी जानते हैं 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट। और अगर मैं बात कर रहा हूं प्रेशर के अंदर, तो प्रेशर के अंदर आप सभी जानते हैं 15 LV प्रेशर। मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज योर ऑटोक्लेव। सबसे ज्यादा हॉस्पिटल के अंदर डिसइंफेक्शन के लिए या फिर स्टेरिलाइजेशन के लिए, जो कि किसी भी बैक्टीरिया के लिए या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पोर्स तक को खत्म कर रहा है। क्वेश्चन आपसे अच्छे से पूछा जा सकता है कि ऐसा स्टेरिलाइजेशन का मेथड जो बैक्टीरिया और इसके स्पोर दोनों को खत्म करता है, तो इससे इफेक्टिव क्या हो सकता है? सो स्टेरिलाइजेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ ऑटोक्लेव। और उसका आंसर क्या होता है? सिर्फ मोइस्ट हीट मेथड है। मोइस्ट हीट मेथड कहा जाता है। मोइस्ट हीट मेथड इसको कहा जाता है। 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट एंड 15 LV प्रेशर। ये कुछ छोटे छोटे से पैरामीटर्स होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं, बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें एग्जामिनर हमेशा टारगेट करता है आपका बेसिक नॉलेज लेने के लिए। और अगर आपसे ये नहीं आती है तो आप हमेशा सिलेक्शन की रेस में पीछे हो जाते हैं। समझ में आई मेरी बात? और अगर आपने ये चीजें क्लियर कर ली तो डेफिनेटली बड़ी बड़ी तोपें, बड़ी बड़ी इमारतें भी आप आसानी से फतेह कर लेंगे। चलिएगा अगले एमसीक्यू की शेयर करवाता हूं आप सभी को। अगले एमसीक्यू की तरफ शेयर कराता हूं। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी तक के सारे एमसीक्यू सिंगल लाइनर है। इस क्लास का पहला थोड़ा सा बड़ा एमसीक्यू है जो कि आपके लॉजिक को पहचानेगा। देखिएगा इजी ऑनगोइंग वे में आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट आफ्टर ट्रेकियोस्टोमी प्रोसीजर। एक पेशेंट जिसका ट्रेकियोस्टोमी प्रोसीजर हुआ है और एक नर्स उसको ऑब्जर्व कर रही है।
द क्लाइंट इज एंजियस, पेशेंट घबरा रहा है, पेशेंट घबरा रहा है, जैसे आप इस क्वेश्चन को देख करके घबरा गए हो। विद रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 30 एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ 86, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ी हुई देखने को मिल रही है, साफ इंडिकेट हो रहा है कि 30 रेस्पिरेटरी रेट अबनॉर्मल है, ये बढ़ी हुई देखने को मिल रही है। और ये इससे कोरिलेट भी कर रही है कि जो पेशेंट का सैचुरेशन है वो 86 है, इट मींस लो है। होना कितना चाहिए था सर? 90% से ज्यादा तो एटलीस्ट होना चाहिए था, 86 हो रही है, दैट मींस देयर इज समथिंग गड़बड़, देयर इज समथिंग गड़बड़। सो आपको फाइंडिंग लेनी है, आपको क्या करना है? फाइंडिंग्स देनी है, आपको इवैल्यूएशन करना है कि इस पेशेंट के अंदर कौन सी कंडीशन है। ऑप्शन ए सक्शन, ऑप्शन ए सक्शन द क्लाइंट, ऑप्शन बी टर्न द क्लाइंट टू द लेफ्ट सिम्स पोजीशन, क्या आप उस पेशेंट की पोजीशन चेंज करेंगे, सिम्स लेफ्ट पोजीशन चेंज करेंगे। और नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं नोटिफाई द फिजिशियन, आप उस पेशेंट के फिजिशियन को नोटिफाई करेंगे। रीचेक द ऑटो सैचुरेशन, याद रखना ऑक्सीजन पल्सलेस, अगर कोई पेशेंट पल्सलेस हो, आपको पल्स नहीं हो रही है 10 सेकेंड तक, अगर आपको पल्स नहीं दिख रही है 10 सेकंड तक फील नहीं हो पा रही है पल्स, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसके लिए बार बार वो चीजें देखी जाए। ये चीजें बार बार देखने वाली चीजें नहीं है, बार बार देखो, 1000 बार देखो वाली चीजें कुछ और होती है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये चीजें लुफ्त उठाने वाली नहीं है, इनको असेस करना होता है और ठीक करना होता है। अगर यहाँ पे सैचुरेशन 86 है, दैट मीन समथिंग गड़बड़। इसके सबसे पहली प्रायोरिटी आपको ये होनी चाहिए कि सर हम क्या करेंगे? सक्शन करेंगे, उस पेशेंट का एयरवे क्लियरेंस करेंगे। कुछ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, किसकी वजह से? सिक्रेशंस की वजह से। एज यू ऑल नो, ड्यू टू द ट्रेकियोस्टोमी, ट्रेकियोस्टोमी के बाद में सिक्रेशंस होना आम बात है, और उन सिक्रेशंस की वजह से अगर ब्लॉकेज देखने को मिल रही है, अगर उन सिक्रेशंस की वजह से ब्लॉकेज देखने को मिल रही है, इट मींस कुछ सीरियस कंडीशन हो सकती है। इसलिए हमेशा एयरवे को क्लियर करना, उस पेशेंट का क्या करना? सक्शन करना। और सक्शन करने से पहले अगर किसी पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है, उसको मैन्युअली ऑक्सीजन दी जा रही है, तो उसको हाइपर वेंटिलेट करना भी डियर नर्स की जिम्मेदारी होती है। इस बात को याद रखिएगा। वेरी नाइस। तो आप क्या करेंगे? नोटिफाई द फिजिशियन, पेशेंट का सैचुरेशन 86 हो गया, नोटिफाई द फिजिशियन, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, गलत प्रैक्टिस है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं, रीचेक भी नहीं करना है आपको, पल्स ऑक्सीमीटर पर उतना तो यकीन रखना है जितना आप पर कोई रखता है, जितना आप पर कोई यकीन रखता है। आपका फोन बिजी आता है, वो फिर भी मान जाता है, मान जाती है, इट मींस वो ट्रस्ट करता है, करती है। तो उतना ही यकीन आपको अपने पल्स ऑक्सीमीटर पे करना है, उतना ही यकीन आपको पल्स ऑक्सीमीटर पे करना है, याद रखिएगा इस बात को। और सक्शन पेशेंट को करना है, सक्शन करना है उस पेशेंट का, ताकि उस पेशेंट का एयरवे क्लियरेंस हो सके और पेशेंट इजीली ब्रीथ कर सके। अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ता हूं, अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ता हूं। विच फाइंडिंग्स is the best indication of a client with ineffective airway clearance needs suctioning? किसी भी पेशेंट जिसका इनइफेक्टिव एयरवे ब्रीदिंग है, एयरवे ब्रीदिंग है, उसके बाद में उस पेशेंट में आपको इनमें से कौन सी फाइंडिंग्स लगती है जो आपको इंडिकेट करती है कि इस पेशेंट का सक्शन कर लेना चाहिए? अब बहुत हो गया, पेशेंट को ज्यादा ही तड़प लिया, अब हमें हमारे अंदर का जमीर जगाना चाहिए और इसका सक्शन कर लेना चाहिए। कौन सी फाइंडिंग्स कहती है? ऑक्सीजन सैचुरेशन, क्या आप ऑक्सीजन सैचुरेशन लो जाने लगा तभी उस पेशेंट की सक्शनिंग करेंगे? आई थिंक इट्स माल प्रैक्टिस, ये सही नहीं है। क्या तभी करेंगे? ये गलत है। जब सैचुरेशन ड्रॉप होने लग जाएगा, इट मींस कि आपने अपना काम अच्छे से नहीं किया है, तभी उसका सैचुरेशन ड्रॉप जाने लगा है। रेस्पिरेटरी रेट कंपेंसेटरी मैकेनिज्म हो रहा है, उसका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है, तब आप सक्शन करेंगे? नो, आई थिंक ये भी गलत है, काफी गलत है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं ब्रीथ साउंड्स, देखिएगा ब्रीथ साउंड्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, ये ब्रीथ साउंड्स कब आपको देखने को मिलते हैं? जैसे कि आपको अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, आपको एक बहुत फेमस साउंड देखने को मिलता है, जिसको हम कौन सा बोलते हैं सर? स्ट्राइडर साउंड बोलते हैं, स्ट्राइडर साउंड बोलते हैं। बचपन में आपने सीटी बहुत बजाई होगी, पिपाड़ी बहुत बजाई होगी। एक्चुअल में किसी भी हॉल में, किसी भी नैरो एयरवे में से किस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन दे दिया जाता है, उसके बाद से जो आवाज जाती है तो एक अलग पिच की आवाज आती है। जैसे कि अगर आप अस्थमा की बात करेंगे, जैसे कि अगर आप अस्थमा की बात करेंगे, व्हीजिंग म्यूजिकल साउंड जिसको बोलते हैं, वो अस्थमा में देखने को मिलता है। स्ट्राइडर जब अपर एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन होता है तब देखने को मिलता है। तो जब सक्शन
नहीं करोगे तो जो सिक्रेशंस जमा होंगे उसकी वजह से आपको एक अलग साउंड देखने को मिल रहा है, और आपने उस साउंड को देखते हुए अपने अंतरात्मा को जगाना है कि अब इस पेशेंट को थोड़ा कंफर्ट दिया जाए और क्या किया जाए, सक्शन किया जाए। यही उस क्वेश्चन को पूछने का मतलब था। गॉट इट? आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब समझ में आ गया तो कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला एमसीक्यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस इज एसोसिएटेड विद ए ट्रेकियोस्टोमी? हमेशा पूछा जाता है, हमेशा ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रेकियोस्टोमी में कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। क्वेश्चन की नजाकत को समझिएगा। आप हमेशा जो पहला ऑप्शन दिखेगा डी ऑप्शन तक जाएंगे नहीं, और आप ए ऑप्शन टिक करके आ जाएंगे कि यही इसका सही आंसर है। जबकि हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन के सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना अपना परम धर्म है। ये पहला कर्तव्य होता है किसी भी छात्र का कि उसको अच्छे से पढ़े। जब आप पढ़ेंगे तो शायद आप अपना आंसर देखिएगा। मैक्सिमम लोग ये बता रहे हैं, मैक्सिमम लोग अभी भी ये बता रहे हैं, मैक्सिमम लोग अभी भी ये बता रहे हैं, इतना कुछ बोलने के बावजूद भी फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन इज एसोसिएटेड विद ट्रेकियोस्टोमी। देखिएगा, सब कुछ बोलने के बावजूद भी मैक्सिमम लोग ये बता रहे हैं। यही गलतियां हम एग्जाम में करते हैं, और फिर आने के बाद में हम मेरिट डिस्कस करते हैं कि मेरिट इतनी रहेगी, ये रहेगी। यही एग्जाम में हम गलतियां करते हैं। देखिएगा, ए ऑप्शन है डैमेज टू द लैरिंजियल नर्व, बी ऑप्शन है न्यूमोथोरैक्स, सी ए टी ई एफ, और डी है ऑल ई ए एंड सी। डी ऑप्शन है ऑल ए एंड सी। डी ऑप्शन आपको कह रहा है कि दोनों है ए एंड सी। अब शायद कुछ लोगों की नजर गई है, अब थोड़ा फोकस किया है, अब थोड़ा फोकस किया है। कुछ को रिग्रेट होगा, कुछ सोचेंगे ऐसा क्यों हो गया। समझ में आई मेरी बात? देखिएगा, अब मैक्सिमम लोग डी की तरफ रुख कर रहे हैं। सही आए, देर आए, दुरुस्त आए। देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, अभी भी काफी जल्दी है। देखिएगा, जब हम ट्रेकियोस्टोमी कर रहे हैं तो डेफिनेटली सबसे पहली चीज, अगर ट्रेकियोस्टोमी के बाद में किसी भी पेशेंट को हॉर्सनेस साउंड देखने को मिल रही है, गले में एकदम हॉर्सनेस देखने को मिल रही है, समझ में आ गई मेरी बात, बोलने में डिफिकल्टी हो रही है, तो ये कौन सी चीजों को इंडिकेट करता है? ये लेरिंजियल नर्व की डैमेज को इंडिकेट करता है। या फिर आप ट्रेकियोस्टोमी कर रहे थे, ट्रेकिया और इसोफेगस को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, या फिर आपने ट्रेकियोस्टोमी का स्टोमा थोड़ा डीप बना दिया, आपने क्या कर दिया, इसोफेगस को डैमेज कर दिया। जब आपने इसोफेगस को डैमेज किया, उस कंडीशन के अंदर एस्पिरेशन हो सकता है, और टीईएफ के अंदर बहुत ही फेमस साइन देखने को मिलता है जिसको हम 3C बोलते हैं, चोकिंग, साइनोसिस एंड कफिंग। पेशेंट को कफिंग हो रही है, चोकिंग हो रही है और साइनोसिस हो रहा है, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे सर? टीईएफ। टीईएफ 3C बहुत ही फेमस साइन देखने को मिलता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं सर? उस पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिल रहा है? कफिंग देखने को मिल रही है, चोकिंग देखने को मिल रही है, और उस पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिल रहा है सर? साइनोसिस देखने को मिल रहा है। ये सारी की सारी फाइंडिंग्स आपको शो करने लगेगी कि आपने एक नई ओपनिंग बनाती है, ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में एक ओपनिंग बना दी है, जो कि सर्जिकली करेक्ट की जा सकती है। वो सर्जिकल मिस्टेक थी जिसकी वजह से ये हुआ है। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ऑल ए एंड सी, बोथ ए एंड सी इज योर राइट आंसर। बोथ ए एंड सी इज योर राइट आंसर। चलिएगा, कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं इस क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद ए ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब इंक्लूड। कौन सा कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड है ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब से रिलेटेड? अब थोड़ा सोचिए। इसके अलावा याद रखिएगा, एसएन एकेडमी की तरफ से तीनों वैकेंसीज, जीएमसीएच वैकेंसी हो, आप सभी जानते हैं आपकी अच्छी सी सिटी के अंदर, इंडिया की सबसे बेस्ट सिटी में से एक, जिनका कई ड्रीम होता है चंडीगढ़ के गार्डन में घूमने का, उसमें से अगर आपको वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो जीएमसीएच की वैकेंसी, जिसमें आपको 160 प्लस वैकेंसीज देखने को मिल रही है, और बहुत जल्दी जल्दी इसका वैकेंसी प्रोसीजर कंप्लीट होगा। याद रखिएगा, बहुत जल्दी जल्दी जीएमसीएच, एम्स पटना और डीएमईआर वो आपके फैसले लेने का इंतजार नहीं करेंगे कि आप कब पढ़ना शुरू करेंगे। समझ में आ गई? ये वैकेंसी बहुत जल्दी जल्दी पूरी होने वाली है, तो आप भी अपने सपनों में थोड़ी जान फूंकिए, डिसाइड कीजिए कि मुझे पढ़ना है। समझ में? डिसाइड कीजिए कि मुझे पढ़ना है, और अच्छी क्वालिटी और कंटेंट के साथ में पढ़िएगा। मात्र 3,999 रुपए में शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के ऐप पर आपको टोटल क्रैश कोर्स मिलेगा, जिसमें सारे एमसीक्यूज, हर एक टॉपिक है, बिकॉज एमसीक्यू प्रैक्टिस इज मस्ट। जब आप इतने सारे एमसीक्यूज कर लोगे तो काफी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी, और जब एमसीक्यू प्रैक्टिस इतने करोगे
तो डेफिनेटली आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो 3,999 रुपए में आप क्रैश कोर्स ले सकते हैं, जिसमें एम्स पटना, जीएमसीएच, एम्स पटना, जीएमसीएच और डीएमआर, तीनों वैकेंसीज के लिए जो भी सिलेबस होगा आपको टोटल तीनों में हेल्प करेगा और अच्छा खासा क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा। और इस क्लास को अच्छी लगी हो तो अपने सभी मित्रों तक इस क्लास को जरूर पहुंचेगा। और क्वेश्चन का आंसर आप सभी जानते हैं, डैमेज टू द लैरिंजियल नर्व। डैमेज टू द लैरिंजियल नर्व, जो लैरिंजियल नर्व का डैमेज है वो क्या है, सही आंसर है बी इज योर राइट आंसर, डैमेज टू द लैरिंजियल नर्व। ये कॉम्प्लिकेशन है लेकिन ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लेना ताकि आप इस क्वेश्चन का सही आंसर कर सकें। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आज के इस लेक्चर में जो बहुत अच्छे से आपको फोकस रखनी है, ध्यान रखनी है, ताकि आप अच्छे से ऐसे क्वेश्चंस कर पाए इजीली। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। विकास सर आपके लिए बिल्कुल दिन रात मेहनत कर रहे हैं और डीएमईआर के लिए रोज आपके 3 बजे और शाम को 9 बजे कंटिन्यू क्लास रहेगी। इस तरह से मेहनत करते रहे, क्रैश कोर्स भी अवेलेबल रहेंगे, रेगुलर बैच ऑलरेडी रनिंग है। ऐसा नहीं जिस तरह से बेटा आपका नोट सेट में तेल का मचाया है और वो क्वेश्चन कराए जो आप कभी किसी बुक से नहीं पढ़ सकते हो या कोई फैकल्टी आपको नहीं पढ़ा सकती, केवल ऐसा नहीं कि फैकल्टी पढ़ा सकती है। बहुत अच्छा आपका यहाँ से पेपर फंसा है, आगे भी इसी तरह से मेहनत करता रहेगा। अभी भी जिन लोगों का नोट सेट अच्छा हुआ उनको बहुत लख लख बधाइयाँ। जिनको लगता है कि थोड़ा हमें प्रॉब्लम है तो मेहनत करना बंद नहीं करना, कंटिन्यू आपको पढ़ाई करते रहना है। बिकॉज जब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिल जाता बेटा पढ़ना नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं है तो सिलेक्शन है बेटा, ऐसा नहीं है तो सब कुछ है, ट्रस्ट है बेटा, फेथ है और गवर्नमेंट फैकल्टी से पढ़ने का मौका है ताकि आपको पता चले कि किस तरह से सिलेक्शन होता है। क्लियर है, सलाड वालों से दूर रहे, मिराज से दूर रहे, क्लियर, मिराज खड़ वालों से दूर रहे, पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। डीएमईआर हरियाणा के लिए क्रैश कोर्स अवेलेबल है बेटा, एम्स पटना के लिए क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जीएमसीएच के लिए क्रैश कोर्स अवेलेबल है। कंटिन्यू पढ़ते रहे, अपनी ताकत को अपने सिलेक्शन में झोंक दे, पॉजिटिव रहे। बिकॉज सपने आपके तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। और जिंदगी में एक बात ध्यान रखना बेटा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। बहुत सारे लोगों ने नोट सेट का एग्जाम दिया तो कॉन्फिडेंस आया, वही कॉन्फिडेंस आपको जिताता, वही आपको सक्सेस करता है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, थैंक यू।